नमस्ते बच्चों, अपन पढ़ रहे थे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा अपन ने। बेसिक प्रिंसिपल में अपन ने कहा एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। चार्ज मूविंग पार्टिकल है, मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न करेगा। मैग्नेटिक मोमेंट से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने से जैसे न्यूक्लियर स्पिन वह कंपन में आएगी तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अपन लगाते हैं तो नाभिकीय स्पिन का विपाटन हो जाता है। वो अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट का निर्माण करती है। फिर अपन ने देखा कि अपन ऊर्जा का जो अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट की जो ऊर्जा होती है उसका अपन लिखते हैं गामा H0 बटा 2 पाई की सहायता से अपन एनर्जी का डिसाइड करते हैं, एनर्जी निकालते हैं। यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन करें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टडी एरिया। मुख्यतः क्या क्या इसके अंदर स्टडी करते हैं तो वो स्टडी एरिया। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मुख्यतः 4 बातों का अध्ययन करते हैं। 4 पॉइंट्स के ऊपर अपन चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है नंबर ऑफ सिग्नल्स। NMR में कितने सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं तो अपन लिखे नंबर ऑफ सिग्नल्स, संकेतों की संख्या का निर्धारण करना। ऐसे ही दूसरा पॉइंट था पोजीशन ऑफ सिग्नल्स। जो संकेत प्राप्त हो रहा है उसकी पोजीशन क्या है, स्थिति किस स्थिति में प्राप्त हो रहा है तो पोजीशन ऑफ सिग्नल। पोजीशन ऑफ सिग्नल इसको अपन केमिकल शिफ्ट भी बोलते हैं। पोजीशन ऑफ सिग्नल को क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट भी बोलते हैं। थर्ड था इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स। इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स। और फोर्थ पॉइंट है अपना स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। सिग्नल का विपाटन कैसे टूटता है उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। जो NMR सिग्नल प्राप्त होगा वो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, विभाजन हो जाता है उसका। तो कितने भागों में वो टूटता है, उनकी क्या तीव्रता प्राप्त होती है, इन सब बातों का अपन अध्ययन करेंगे। आज सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स। NMR स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल प्राप्त होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो मैं लिखूं सर्वप्रथम नंबर ऑफ सिग्नल्स। नंबर ऑफ सिग्नल्स ये अपन को निकालना आना चाहिए। कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए और पूछे कि बताओ ये कंपाउंड NMR स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल देता है तो अपन को सिग्नल निकालना आना चाहिए। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे निकालते हैं तो अपन इसका आपको एक मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन गिव्स 1 सिग्नल। अगर समान प्रोटॉन है तो वो एक सिग्नल देते हैं, क्योंकि अपन प्रोटॉन NMR पढ़ रहे हैं। तो अगर प्रोटॉन समान है, किसी कंपाउंड में समान प्रोटॉन है तो समान प्रोटॉन एक सिग्नल देता है। तो मैं लिखूं इक्विवेलेंट प्रोटॉन। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स गिव्स 1 सिग्नल। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का मतलब समझना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की यही आती है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन कौन से प्रोटॉन कंपाउंड में समान है। तो उसका पहचान करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का मतलब जिन प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट आसपास के कार्बन्स के एनवायरनमेंट के समान है वो प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाते हैं। तो अपन ये कहें कि समान वातावरण वाले प्रोटॉन, सेम एनवायरनमेंट वाले प्रोटॉन, सेम एनवायरनमेंट के प्रोटॉन से जो सिग्नल प्राप्त होगा वो एक ही सिग्नल प्राप्त होगा। अब देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखना। अपन सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सरलतम एग्जांपल से चलते हैं। सबसे पहले अपन ने लिया, मान लो कि मीथेन लिया, एक कार्बन का यौगिक मीथेन। अब इसमें चारों हाइड्रोजन समान है, इसलिए NMR में इसका एक सिग्नल प्राप्त होगा मीथेन का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो अपन ने 2 कार्बन ले लेते हैं, CH3 और ये ले लिया अपन ने एथेन। अब एथेन में 3 और 3 6 हाइड्रोजन है। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। और 3 हाइड्रोजन ये हैं, ये इन 3 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। तो
इन तीनों हाइड्रोजन और इन तीनों हाइड्रोजनों का आपस में एनवायरमेंट समान है। कंफर्म भाई, CH3 इधर भी CH3 ग्रुप, तो एनवायरमेंट समान है। तो जो जितने 6 प्रोटॉन, टोटल 6 प्रोटॉन, और इन 6 प्रोटॉनों का NMR स्पेक्ट्रम में एक ही सिग्नल प्राप्त होगा, 1 सिग्नल प्राप्त होगा। और समझते हैं अपन आगे। जैसे मान लो 3 कार्बन का एल्केन ले लिया आपने, CH3, CH2, CH2 और CH3, प्रोपेन ले लेते हैं, प्रोपेन। अब प्रोपेन में ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप, ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 6, ये 6 हाइड्रोजन का एनवायरमेंट समान है, इसलिए इनको कहते हैं 6 इक्विवेलेंट प्रोटॉन। देखो बेटा, मान लो कि इसका एनवायरमेंट समान है तो मैंने इसको A नंबर दे दिया। अब इस CH2 समूह से इधर भी CH3 इधर भी CH3 है, तो इस CH2 के दो हाइड्रोजन है, इनका इन 6 हाइड्रोजनों से एनवायरमेंट अलग हो गया, तो इसको B नंबर दे दिया। फिर CH3 सेम एनवायरमेंट है तो A आ गया। जैसा एनवायरमेंट इसका है वैसा ही CH3 का है, जैसा ये ग्रुप है वैसा ही ये है, इसके पास भी CH2 है, इसके पास भी CH2 है, तो 3 और 3 6 हाइड्रोजनों का एनवायरमेंट सेम है, तो 6 हाइड्रोजनों के कारण एक सिग्नल और 2 हाइड्रोजनों के कारण एक सिग्नल, एक सिग्नल तो इसके कारण, एक सिग्नल इसके कारण, टोटल NMR स्पेक्ट्रम में एक रे 2 सिग्नल प्राप्त होते हैं। तो इसके प्रोपेन के कारण NMR स्पेक्ट्रम में 2 सिग्नल प्राप्त होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं अपन। जैसे मान लो 4 कार्बन का लेते हैं, CH3, CH2, CH2, CH, सिंपल कंपाउंड है, N-ब्यूटेन ले लिया। अब N-ब्यूटेन में देखना बेटा, ये CH3 समूह और ये CH3 समूह समान है, इनका एनवायरमेंट, इसको भी A नंबर दे दिया, इसको भी A नंबर दे दिया अपन ने। अब बात करें CH2 से इधर जुड़ा हुआ है CH3, इधर जुड़ा हुआ है CH2 CH3 ग्रुप, तो इनका एनवायरमेंट अलग हो गया, तो इसको B नंबर दे दिया। अब देखो बेटा, जैसा CH2 का आसपास का एनवायरमेंट है वैसा इसका है, तो ये CH2 के दोनों हाइड्रोजन और इस CH2 के दोनों हाइड्रोजन समान है, तो इसको भी अपन क्या दे देंगे, B नंबर, क्योंकि इसके समान ही है। अब अगला चलते हैं नेक्स्ट, CH3, ये CH3 समान है तो A नंबर, तो 3 है 3 6 हाइड्रोजन, इन 6 हाइड्रोजन का एनवायरमेंट समान है, एक सिग्नल, 2 4 हाइड्रोजन, इन 4 हाइड्रोजन का एनवायरमेंट समान है, एक सिग्नल, तो ब्यूटेन के NMR स्पेक्ट्रम में 2 सिग्नल प्राप्त होते हैं, 2 सिग्नल NMR स्पेक्ट्रम में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, जितने ज्यादा अपन एग्जांपल करेंगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा कि कौन सा कंपाउंड कितने NMR सिग्नल देता है। अब अपन अलग एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया इस प्रकार का एग्जांपल लिया, बेंजीन लिया, और बेंजीन आप लोग अच्छे से जानते हो, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। अब बेंजीन में सभी हाइड्रोजन समान है, ये हाइड्रोजन, सारे 6 के 6 हाइड्रोजन समान है, सबका एनवायरमेंट एक जैसा है, इसलिए बेंजीन NMR स्पेक्ट्रम में एक सिग्नल देता है, NMR स्पेक्ट्रम में एक सिग्नल। अब यदि अपन बेंजीन पे कोई ग्रुप जोड़ दें, जैसे मान लो ये तो बेंजीन वाला है और इस पे NO2 ग्रुप जोड़ दिया मैंने, अब NO2 ग्रुप जोड़ने पर यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है बेंजीन में, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, तो इस हाइड्रोजन के पास NO2 समूह है, तो इसका एनवायरमेंट अलग हो गया, तो एक सिग्नल तो इसके कारण, जिसको मैंने A नंबर दे दिया। अब इससे इसकी दूरी अलग हो गई, तो इसका एनवायरमेंट अलग हो गया, इसको B नंबर दे दिया, और ये इससे और ज्यादा दूर पे हो गया, तो इसको मैंने दे दिया C नंबर। अब इधर देखो बेटा, NO2 से जो स्थिति NO2 से A की है, वो स्थिति NO2 से इस हाइड्रोजन की है, इसका मतलब ये A है तो ये B क्या हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा। अब जो स्थिति B की है इस NO2 से, वो स्थिति इस हाइड्रोजन की है, तो ये भी क्या हो जाएगा, HB हो जाएगा। तो डिफरेंट एनवायरनमेंट के कितने हाइड्रोजन हुए, A B C,
3 हाइड्रोजन होंगे। तो ये नाइट्रोबेंजीन NMR स्पेक्ट्रम में 3 सिग्नल देता है। नाइट्रोबेंजीन NMR स्पेक्ट्रम में 3 सिग्नल देता है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं अपन कि जैसे मान लो ऐसा कंपाउंड है, ये बेंजीन वाला है और इससे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से। अब बेंजीन से CH3 जुड़ा हुआ है तो अपन को पता है कि ये हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब इससे इसका एनवायरनमेंट अलग है, इसका भी अलग है। लेकिन एक्चुअली क्या होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जितने भी हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, इन पांचों हाइड्रोजनों को बोलते हैं केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन, जिसको अपन बोले एक्सीडेंटली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। एक्सीडेंटली इक्विवेलेंट प्रोटॉन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और एक्सीडेंटली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होने के कारण एनवायरनमेंट तो अलग लग रहा है अपन को देखने से बाहर से कि हाँ इसके पास में तो इसका अलग है, लेकिन एक्चुअली एक्सीडेंटली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होने के कारण इन पांचों हाइड्रोजनों के कारण NMR में एक ही सिग्नल प्राप्त होता है। तो 5 हाइड्रोजन के कारण एक सिग्नल और इन 3 हाइड्रोजन के कारण एक सिग्नल। तो जो ये टोलुइन है, बेंजीन से CH3 को जुड़ा हुआ है, टोलुइन NMR स्पेक्ट्रम में 2 सिग्नल देता है। ये अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं अपन, जैसे मान लो अपन ले रहे हैं एथिल अल्कोहल लिया, CH3 CH2OH, एथिल अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसका एनवायरनमेंट अलग हो गया, एक सिग्नल। सबसे पहले इधर से ले रहे हैं अपन 3 हाइड्रोजन, इनका एनवायरनमेंट अलग, एक सिग्नल। फिर दो का दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप, एनवायरनमेंट अलग हो गया, B, इसका एनवायरनमेंट अलग हो गया, C। तो एथिल अल्कोहल 3 सिग्नल देता है, NMR स्पेक्ट्रम में 3 सिग्नल देता है। ऐसे अपन ले रहे, मान लो एथिल क्लोराइड CH3 CH2 Cl, तो इस CH2 से Cl है, इधर CH3 CH2 है, तो इन दोनों का एनवायरनमेंट हाइड्रोजन का अलग अलग है, इन 3 हाइड्रोजन का अलग, इनका 2 का अलग। तो ये NMR में 2 सिग्नल देता है, NMR स्पेक्ट्रम में। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात आती है, वाइनिल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये है वाइनिल क्लोराइड की बात करें तो वाइनिल क्लोराइड में क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर के रूप में लिखें इसको, C डबल बॉन्ड C ClH, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाइनिल क्लोराइड। अब ये क्योंकि sp2 संकरण है इस कार्बन का, तो ये एक तरह से प्लेनर कंपाउंड है, प्लेनर, एक ही प्लेन के अंदर कंपाउंड है। अब एक ही प्लेन होने के कारण इस हाइड्रोजन के पास Cl है, तो इसका एनवायरनमेंट अलग हो गया, तो ये एक सिग्नल दे देगा। अब इस हाइड्रोजन के पास ये कैलोरी नजदीक है, ये दूर है, तो ये अलग सिग्नल देगा B, और इससे इसकी दूर डिस्टेंस और ज्यादा है तो C। तो वाइनिल क्लोराइड देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि 2 हाइड्रोजन समान है, एक ही है, तो ये 2 सिग्नल देना चाहिए NMR में, अपन ऐसे कंपाउंड देखें। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, इसका एनवायरनमेंट देखना पड़ता है। और वाइनिल क्लोराइड NMR स्पेक्ट्रम में 1 2 और 3 सिग्नल देता है, 3 संकेत अपन को प्राप्त होते हैं। ऐसे मान लो और एग्जांपल अपन ले रहे हैं, जैसे कोई दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई कीटोन लिया CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। अब कीटोन में 3 हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन, इसके पास भी CO है, इसके पास भी CO है, तो इन 4 हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट समान, तो ये एक सिग्नल देता है NMR स्पेक्ट्रम में। तो अपन ऐसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ हो उसके सिग्नल निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अलग एग्जांपल ले CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसकी बात करें अपन तो देखो ये CH3 और ये CH3 दोनों ग्रुप 2 3 3 6 हाइड्रोजन, इनका एनवायरनमेंट समान है, तो इन 6 हाइड्रोजन के कारण एक सिग्नल, इसका एनवायरनमेंट अलग है, इसके कारण भी एक सिग्नल प्राप्त हो जाएगा।
इसका एनवायरनमेंट अलग हो गया C, और इसके साथ पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसका एनवायरनमेंट अलग हो गया D। तो 3 हाइड्रोजन के कारण एक सिग्नल, फिर दूसरा सिग्नल, तीसरा सिग्नल, चौथा सिग्नल, तो 1 2 3 4, तो ये 4 सिग्नल देता है NMR स्पेक्ट्रम में। ऐसे अपन सिग्नल का निर्धारण कर सकते हैं। अब ये सिग्नल कैसे प्राप्त होते हैं, अपन इसका स्पेक्ट्रम पैमाना देखते हैं। जो स्पेक्ट्रम पैमाना होता है वो इस प्रकार से NMR का स्पेक्ट्रम पैमाना होता है। इस प्रकार से अपन एक टेम्परेरी पैमाना बनाते हैं। एक तरफ तो इधर लेते हैं TMS, TMS का मतलब टेट्रा मिथाइल सिलेन, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। और TMS लेते हैं और ये TMS 0 पे है, तो इसका मान लो 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक। और ये डेल्टा वैल्यू होती है 10 तक। केमिकल शिफ्ट को डेल्टा से लिखते हैं, जो अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और इधर जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है मेगाहर्ट्ज में। जैसे 7 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये 90 मेगाहर्ट्ज, 100 120 मेगाहर्ट्ज। और इसका स्पेक्ट्रम में इस प्रकार से अपन को क्या होती है, पीक्स प्राप्त होती है। ऐसे मान लीजिए स्पेक्ट्रम ऐसे पीक्स प्राप्त हुई है, ऐसे इस प्रकार से अपन को इसका पीक्स प्राप्त होता है। अब इस स्पेक्ट्रम को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, समझना है इसको। इधर एक तरफ तो लेते हैं अपन केमिकल डेल्टा का मान 0 से 10 तक लेते हैं सामान्यतया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, और ऐसे अपन को ये स्पेक्ट्रम पीक्स प्राप्त होती है। और NMR स्पेक्ट्रम में जो संदर्भ यौगिक लेते हैं, रेफरेंस जिसके सापेक्ष अपन अध्ययन करते हैं, तो संदर्भ यौगिक लेते हैं TMS। और TMS का मतलब होता है टेट्रा मिथाइल सिलेन। TMS को बोलते हैं टेट्रा मिथाइल सिलेन। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, सिलिकॉन, इससे 4 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, CH3 CH3 CH3। तो ये होता है TMS। और TMS को अपन इस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेफरेंस यौगिक के रूप में प्रयोग करते हैं। ये भी एग्जाम में आता है कि TMS को रेफरेंस पदार्थ के रूप में उपयोग क्यों करते हैं, वो भी अपन स्टडी करेंगे। तो TMS अपन जो ले रहे हैं रेफरेंस के रूप में, इसका उपयोग क्यों करते हैं? देखो, TMS टेट्रा मिथाइल सिलेन, जिसको बोले अपन TMS, इसको संदर्भ यौगिक के रूप में उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे पहले बात तो ये है, ये एक अच्छा विलायक होता है, गुड सॉल्वेंट, अच्छा विलायक है। अच्छा विलायक का मतलब है ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों प्रकार के पदार्थों में घुल जाता है। ध्रुवीय एंड अध्रुवीय दोनों पदार्थों में घुल जाता है, दोनों पदार्थों में घुल जाता है। पहली बात तो ये जो TMS होता है, अच्छा विलायक होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ध्रुवीय है, ध्रुवीय जैसा भी है, सभी में ये क्या होता है, घुल जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये इनएक्टिव होता है, ये किसी कंपाउंड के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ये इनएक्टिव होता है, मतलब कार्बनिक पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इनएक्टिव होता है, असक्रिय होता है, इनएक्टिव होता है। तीसरी फोर्थ इंपॉर्टेंट बात, जो TMS है इसमें सिलिकॉन की विद्युतता बहुत कम होती है, कार्बन की ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे सारे ग्रुप। तो सिलिकॉन क्या है कि किसी कंपाउंड के साथ कोई सिग्नल नहीं देता है, इसके कारण इसकी डेल्टा वैल्यू लगभग 0 प्राप्त होती है। इस TMS के लिए रासायनिक शिफ्ट का मान लगभग अप्रोक्सीमेट 0 प्राप्त होता है। इसलिए संदर्भ यौगिक के रूप में अपन किसका उपयोग करते हैं, TMS का उपयोग करते हैं, टेट्रा मिथाइल सिलेन, जो कि NMR स्पेक्ट्रम में एक ही सिग्नल देता है। NMR स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल देता है? ये एक सिग्नल देता है, एक सिग्नल, क्योंकि इसके जितने भी ये हाइड्रोजन है मेथिल ग्रुप के 3 3 6 3 और 3 12 सारे 12 हाइड्रोजन केमिकली और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, और इक्विवेलेंट प्रोटॉन होने के कारण, सब समान प्रोटॉन होने के कारण ये NMR स्पेक्ट्रम में एक ही सिग्नल देते हैं।
क्लियर। इसलिए टेट्रामिथाइलसिलेन को एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में संदर्भ यौगिक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में संदर्भ यौगिक क्या है? टीएमएस है। टीएमएस ही क्यों है? क्योंकि अच्छा विलायक है, ये सभी के साथ अभिक्रिया कर लेता है, ध्रुवीय यौगिकों के साथ घुल जाता है। फिर ये अक्रिय होता है, ये रिएक्शन नहीं करता किसी कंपाउंड के साथ। एनएमआर स्पेक्ट्रम एक ही सिग्नल देता है, क्योंकि इसके जितने भी हाइड्रोजन है सारे हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट समान होता है, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं सारे के सारे। इसलिए ये अपन संदर्भ यौगिक के रूप में टीएमएस को उपयोग करते हैं। अब जो ये अपन पैमाना इस प्रकार का प्राप्त हुआ, इस पैमाने को देखो, इधर तो है 0 से 10, डेल्टा का मान टीएमएस का मान 0 है। फिर अपन जो भी पीक आएगी जैसे जैसे, अब इस स्पेक्ट्रम में इधर होता है, इसको बोलते हैं अपफील्ड क्षेत्र, और इधर के क्षेत्र को बोलते हैं डाउनफील्ड क्षेत्र। इधर अगर कोई पीक प्राप्त हो रही है तो वो अपफील्ड में प्राप्त होगी। अगर कोई पीक जैसे यह प्राप्त हो रही है तो ये पीक जो प्राप्त हुई ये इस पर प्राप्त हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं डाउनफील्ड क्षेत्र, डाउनफील्ड रीजन। और इधर का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं अपफील्ड रीजन, अपफील्ड रीजन। इधर होगा डाउनफील्ड रीजन। तो इधर जो पिक्स प्राप्त होगी वो अपफील्ड प्राप्त होगी, इधर जो पिक्स प्राप्त होगी वो डाउनफील्ड प्राप्त होगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि डेल्टा का मान जितना ज्यादा होगा वो सिग्नल उतना ही डाउनफील्ड क्षेत्र में मिलेगा। क्योंकि जैसे मान लो डेल्टा का मान 3 है, ये सिग्नल मिला, डेल्टा का मान 6 है तो ये सिग्नल था, तो 6 डेल्टा का मान ज्यादा है तो डाउनफील्ड में ज्यादा है। इसका मतलब डेल्टा का वैल्यू बढ़ने पर डाउनफील्ड में सिग्नल बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। डाउनफील्ड में सिग्नल अपन को डेल्टा वैल्यू बढ़ने पर डाउनफील्ड में सिग्नल प्राप्त होता है, और डेल्टा वैल्यू जैसे जैसे कम हो जाएगी वैसे वैसे सिग्नल अपफील्ड क्षेत्र में प्राप्त होता है। तो ये तो हुई अपन संकेतों की संख्या, एक एनएमआर पैमाने का सामान्य जानकारी, और टीएमएस को संदर्भ के यौगिक के रूप में क्यों प्रयोग लेते हैं ये बातें। बाकी नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।